हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्या क्या एक एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे ऐसी नोटिफिकेशंस आपको आने वाले टाइम में मिलते रहें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन, जो कि है सेल्मन के अकॉर्डिंग टू सेल्मन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि क्या करता है, पार्टीज़ के बीच का जो भी राइट्स है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, उसको क्या करता है, डिफाइन करता है या तो फिर क्रिएट करता है। सपोज़ कीजिए दो पार्टीज़ है, ए और बी। अब ए और बी के बीच में क्या होता है, कोई भी चीज़ को लेकर के एक एग्रीमेंट होता है। सपोज़ कीजिए ए जो है वो गुड्स बेचा है और बी को क्या है, उसको पैसा देना है, ठीक है, मनी देना है। अब ए क्या क्या गुड्स तो इसको दे दिया। अब सपोज़ कीजिए जो है वो 2 लाख का गुड्स जो है वो इसको 2000 का, सपोज़ नहीं 2 लाख ही ठीक है, 2 लाख का गुड्स जो क्या किया वो उसको दे दिया। अब क्या हुआ, बी के पास 2 लाख रुपीज़ इस समय है नहीं। अब बी, इन लोग दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि ठीक है, हम तुमको गुड्स तो दे रहे हैं लेकिन हमको इतने टाइम में क्या होना चाहिए, मतलब पैसा जो है वो मिल जाना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे एक राइट्स और एक ऑब्लिगेशन है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ये प्रॉमिस कर रहा है एक तरह से, या उसका ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हमको पैसा देना, मेरा ऑब्लिगेशन ये बनता है कि हम आपको पैसा दे गुड्स के बदले, तो ठीक है हम आपको वो पैसा दे देंगे इतने टाइम में। और बी का, ए का वो राइट है कि वो क्या करेगा, बी से वो गुड्स का जो पैसा है वो उसको लेना। अब हम सामान दिए तो उसके बदले मेरा तो राइट बनता है कि हम उस सामान के बदले पैसा लें। तो यहाँ पे ए का ये राइट है कि वो बी से पैसा ले, बी का ये ऑब्लिगेशन बनता है कि वो उसको पैसा दे। तो जब ये चीज़ जो है वो एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, जिसमें ये जो ए का राइट और बी का ऑब्लिगेशन जो पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ होगा, वो क्या होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विलियम ऑनसन के अकॉर्डिंग। आखिर विलियम ऑनसन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट विच डायरेक्टली कॉन्टेम्पलेट्स एंड क्रिएट एन ऑब्लिगेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या, इनके अकॉर्डिंग भी एक एग्रीमेंट है जो कि क्या करता है, ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है या तो फिर डायरेक्टली कॉन्टेम्पलेट करता है। सेम है कि दो पार्टीज़ के बीच में अगर किसी भी तरह का कुछ एग्रीमेंट होता है तो उसको क्या करना, उसको अच्छी तरह से मेंशन होना चाहिए कि किस बेसिस पे वो एग्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पैलॉक। पैलॉक के अकॉर्डिंग क्या होता है? एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्शिएबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या था, ये एग्रीमेंट तो है ही, साथ में पैलॉक के अकॉर्डिंग ये क्या है, प्रॉमिस भी है। अब जैसे सपोज हम लोग पहले वाला एग्जांपल लिए थे, ए और बी जो गुड्स बेच रहा था ए बी को, और बी जो प्रॉमिस किया था वो पैसा देने का। तो कहीं ना कहीं क्या, बी जो पैसा दे रहा था वो तो प्रॉमिस ही हुआ कि हाँ हमको अभी दे दो, हम प्रॉमिस करते हैं एक तरह से कि हम वो तुमको बाद में दे देंगे, या इसका ऑब्लिगेशन बनता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक एग्रीमेंट भी है और साथ ही साथ क्या है, प्रॉमिस भी है कि आप, हम आपसे गुड लेकर के गए हैं तो हम आपको गुड्स का क्या है, पैसा दे देंगे। और साथ ही वो क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्शिएबल भी होना चाहिए। इन्फोर्सिएबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि वो एक तरह से लीगल होना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल ना हो। वैसा ही होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, या वैसा ही एग्रीमेंट और प्रॉमिस किया जाना चाहिए जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल हो। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इससे बात करने से पहले एक हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। तो इससे पहले जो हम लोग बात किए थे, 3 डेफिनेशन किए थे, सेल्मन के अकॉर्डिंग, विलियम आंसन के अकॉर्डिंग और पेवलॉक के अकॉर्डिंग। हम लोग ये 10 डेफिनेशन पढ़े थे। तो इन डेफिनेशन से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब हम लोग जो 3 डेफिनेशन पढ़े थे उसमें हम लोगों को कुछ फीचर समझ में आया था। तो चलिए फीचर्स जान लेते हैं, आखिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हो सकते हैं सबसे पहले, जिससे क्या होगा कि हम लोग को ये पढ़ने में थोड़ा, समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो हम लोग तीनों के डेफिनेशन से पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है। सेकंड हम लोग देखे थे, वहाँ पे पार्टीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होने चाहिए। थर्ड हम लोग पैलो का जो डेफिनेशन है उसमें देखे थे कि इन्फोर्सिएबल होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। तो हम लोग ये 3 कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रॉमिस है। तो इन शॉर्ट हम लोग 3 डेफिनेशन से ये 4 कंक्लूज़न जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहला यहाँ पे है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे ए और बी के बीच का, जहाँ पे ए क्या कर रहा है, बी को गुड्स दे रहा है और बी जो है वो पैसा देने के लिए बोल रहा है कि हम बाद में आपको वो पैसा दे देंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे क्या हो सके कि ऑफ़र भी हो और साथ ही साथ एक पार्टी के लिए वो एक्सेप्टेंस भी हो। अब अगर मान लो कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होने चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे क्या करेगा, एक पार्टी जो है वो क्या करेगा, ऑफ़र देगा, सपोज़ कीजिए ए ऑफ़र दे रहा, बी क्या करेगा, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा बिना कोई कंडीशन के। कंडीशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे एक पार्टी जो है वो ऑफ़र कर रहा है और दूसरा पार्टी से उस ऑफ़र को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन विदाउट एनी कंडीशन, किसी भी तरह का उसमें कंडीशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब दो पार्टीज़ है ए और बी सपोज़ कीजिए, अब वो लोग क्या है, एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए इंटेंट है, मतलब वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में क्या हो सके, एक लीगल रिलेशनशिप बन सके। तब जब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कोई पार्टी क्या होता है, एक एग्रीमेंट बनाता है, तो क्या होता है, एग्रीमेंट के लिए हम लोग सबसे पहले जो डेफिनेशन देखे थे पैलॉक के अकॉर्डिंग, वो क्या था, वो था कि इन्फोर्सिएबल होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल तब होगा जब वो क्या होगा, लीगल होगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि इंटेंशन होना चाहिए क्रिएट करने का एक लीगल रिलेशनशिप, जहाँ पे क्या हो सके, कोई भी दूसरा पार्टी को फोर्स ना करे उस एग्रीमेंट में आने के लिए। सपोज़ कीजिए कि ए चाहता है कि वो एग्रीमेंट बनाए और बी को मतलब जो एग्रीमेंट है उसमें लेकर के आए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बने ए और बी के बीच में। ऐसा क्या है, सिर्फ ए चाहता है, ये ए चाहता है, लेकिन बी जो है वो ऐसा नहीं चाहता है। तो उस केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ का बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई फोर्स किए एग्रीमेंट में आना होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, वो लीगल भी होना चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये दो पॉइंट्स अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दो के बाद हम लोग तीसरा है कॉम्पिटेंस ऑफ अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब क्या है, ठीक, इतना तो समझ गए कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होने चाहिए। अब दो से ज़्यादा पार्टीज़ होंगे वहाँ तक तो ठीक है। अब ऐसा भी तो नहीं है कि हम कोई 2 साल का बच्चा उसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टी का कैसा होना ज़रूरी है, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उस पर्सन में जिसके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो एक मेजर होना चाहिए, मतलब कि 18 ईयर्स से ज़्यादा का वो होना चाहिए, तभी जा कर के हम उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका एक मेजर होना, उसका 18 ईयर्स से ज़्यादा उसका एज होना। सेकेंड है एक साउंड माइंड का होना, साउंड माइंड का होना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले जो मेंटली अनस्टेबल हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसका एक साउंड माइंड का होना, अगर वो साउंड माइंड का है तभी उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कहलाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं कहलाएगा। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हम लोग डेफिनेशन से देखते आ रहे हैं पैलॉक का, कि वो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि वो लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो लीगल होने के लिए क्या है, लीगल होने के लिए ये है कि वो पर्सन जो है वो भी किसी भी तरह का जो कोर्ट है या कोई भी ऐसा काम वो ना किया हो जिसके लिए उस पर कभी भी आरोप लगा हो, या ऐसा पर्सन जो कि जेल जा कर के आ चुका है, कोई क्रिमिनल है या कुछ वैसा पर्सन है, तो उसको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो पर्सन में ये तीनों चीज़ है, मतलब वो मेजर भी है, साउंड माइंड का भी है और साथ ही साथ डिस्क्वालीफाइड नहीं है लॉ के थ्रू, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्री कॉन्सेंट ऑफ दी पार्टीज़। अब जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज़ के बारे में भी, कि ए अगर चाहता है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना, एक एग्रीमेंट बनाना, अब बी ये चीज़ नहीं चाहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं कहलाएगा।
लेकिन अगर ए भी चाहता है और बी भी चाहता है तो उस केस में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ए और बी दोनों का एग्री होना उस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों पार्टी एग्री है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, एग्रीमेंट के लिए, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक तरह से एग्री होने चाहिए और दोनों पार्टीज़ को इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए ए और बी का जो एग्जांपल लिए थे, अब ए क्या कर रहा है, बी को गुड्स दे रहा है, मतलब बी को क्या हो रहा है, गुड्स मिल रहा है। अब बी क्या कर रहा है, ए को मनी दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे ए को क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है। क्लियर है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए जब गुड्स दे रहा है, ठीक, तो उसके बदले में उसको मनी मिल ही रहा है। अब बी को क्या मिल रहा है, बी को गुड्स मिल रहा है, मतलब कि दोनों पार्टीज़ को इन रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी वो जा करके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। ठीक है, सबसे बड़ा बात ये है। और साथ ही साथ जो भी एग्रीमेंट बने, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, तो जो भी एग्रीमेंट बनेगा उसमें क्लियरली सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। मतलब किसका क्या राइट्स है, किसका क्या ऑब्लिगेशन है, किस पार्टी को क्या मिल रहा है, किस पार्टी को क्या मिल रहा है, किसको क्या देना पड़ रहा है, मतलब पूरा चीज़ डिटेल में लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है। मतलब पूरा डिटेल मीनिंग वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो परफॉर्मेंस है वो किसी पे भी फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो फोर्सेबल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि ऐसा इंसान के साथ हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में आना चाहिए जिससे आपको लगे कि वो क्या हो सके, पॉसिबिलिटी हो पूरा होने का। अब सपोज़ कीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था, ठीक है, ए जो है वो गुड्स दे रहा है, बी जो है कुछ समय के बाद पैसा दे देगा। अब बी जो है वो क्या करेगा, सपोज़ कीजिए बी का जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, ठीक, और वो क्या करेगा, वो गुड्स लेकर के भाग जाएगा। अब ए को क्या इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो बी है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तो इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं वो हमको क्या करना है, सोच समझ के करना चाहिए कि बी है जो गुड्स लेकर के वो भाग जाएगा। तो इस केस में जब ए को ये आइडिया हो गया है कि बी जो है वो पैसा लेकर के नहीं देने वाला है और गुड्स लेकर के वो भाग जाने वाला, तो ऐसा इंसान के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो परफॉर्मेंस होने वाला है। अगर ये उम्मीद रहता है कि हाँ बी जो है वो एक अच्छा इंसान है, हम उसको गुड्स दे रहे हैं, तो बी क्या करेगा, हमको इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या करेगा, वो पैसा ला करके दे देगा, तब जा करके वो होगा कि हाँ पॉसिबिलिटी है यहाँ परफॉर्मेंस होने की। पर यदि अगर बी अच्छा नहीं इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगा उस परफॉर्मेंस के पूरा होने का। तो इसलिए ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि सामने वाला पार्टी कैसा है और क्या पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस होने का। पॉसिबिलिटी अगर है 100%, देन इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट विल बी नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्रीमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एग्रीमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं होते। अब हम लोग मान लो कि एक एग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में कि हम तुमको इतना रुपया देंगे, मान लो 2 लाख रुपया देंगे, और उसके बदले तुमको क्या करना है, इस आदमी को मार देना है। तो क्या ये एक पब्लिक इंटरेस्ट हुआ, ये एक अच्छा एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ। ये तो इसलिए क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसको कि वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें एक तरह से नुकसान ही है, कोई लीगल चीज़ ये नहीं है। क्लियर है इस बात से। अब नेक्स्ट है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़।
तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सबसे पहले जो हम लोग एग्रीमेंट पढ़े थे, स्टार्टिंग से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट हम लोग ना दो तरह से कर सकते हैं। कितने तरह के कर सकते हैं? दो। सबसे पहला है ओरल और दूसरा क्या है? रिटन। तो एग्रीमेंट हुआ दो तरह से। अब दो तरह का एग्रीमेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम ओरल एग्रीमेंट करते, ठीक, ओरल एग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज़ के बीच में। ओरल एग्रीमेंट के टाइम पे क्या होगा कि ए और बी है, चलो एक दूसरे को बोल लिया कि हाँ हम लोग के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम तुमको गुड्स देंगे, तुम हमको पैसा दे देना इतना तारीख को, काम वहीं पे ख़त्म। अब रिटर्न में क्या है कि एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन वहाँ पे क्या हो रहा है, लिख करके प्रॉपर एग्रीमेंट बना कि हाँ ए से बी जो है इतना सामान लिया था, इतना तारीख को लिया था, इतना पैसा का लिया था। बी जो है उस टाइम पे बस इतना ही पैसा दे पाया और प्रॉमिस किया है कि बाकी का जो पैसा है वो इतना तारीख तक वो ला करके दे देगा, एंड दिस डैट जो भी है पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अब बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिटर्न या ओरल? जाहिर सी बात है रिटर्न अच्छा रहेगा। कि सपोज़ करो कि जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल में आपको बताया था कि बी जो है वो अच्छा आदमी नहीं है। अब सपोज़ कि बी क्या है, अच्छा आदमी नहीं है। अब बी अच्छा आदमी नहीं है, वो क्या किया, पैसा लेकर के भाग गया, सॉरी गुड्स लेकर के वो क्या किया, भाग गया। अब उस केस में क्या करेगा, ए अगर कोर्ट भी जाता है अपना हक का लड़ाई लड़ने के लिए, तो क्या ओरल जो उन लोग के बीच का एग्रीमेंट था वो काम आएगा? नहीं, वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। यही जो ये लोग दोनों के बीच का जो रिटर्न वाला एग्रीमेंट था, वो अगर उसको लेकर के कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या करेगा, बी से उसका जो गुड्स का पैसा है वो निकलवाएगा, या तो फिर बोलेगा गुड्स को वापस दे देने के लिए। तो हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर एग्रीमेंट रिटर्न में हो, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के बीच में अगर रिटर्न में बनता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं उसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा। अगर ए केस करना चाहता है तो उसके लिए उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दिखाने का ज़रूरत होगा। अगर ठीक है बी आपका पैसा दे देता ए को, जो भी गुड्स का पैसा है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बी नहीं देता है पैसा, तब तो फिर ए को उसका हक चाहिए, गुड्स दिया है तो पैसा तो लेगा बदले में। तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट जा कर के इस चीज़ को, पेपर को दिखा करके अपना पैसा जो है वो वापस ले सकता है। तो क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और साथ ही साथ क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।